इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पर्पल हिबिस्कस को लेकर के। ये चिमामांडा एनगोजी एडिची का लिखा हुआ एक नॉवल है जो 2003 में पब्लिश हुआ था। इसमें फैमिली से लेकर के पॉलिटिक्स कैसे एक दूसरे से इंट्रिकेटली रिलेटेड होते हैं और उसमें वायलेंस, रिलीजियन और कॉलोनियलिज्म कैसे अपना जाल बिछाते हैं, उसका एक बहुत ही दिल दहलाने वाला कहानी यहाँ पे उन्होंने बताया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग उसका कैरेक्टर्स को समझेंगे, डिटेल्ड समरी को समझेंगे, ताकि चाहे लॉन्ग क्वेश्चन आए या शॉर्ट क्वेश्चन आपको किसी में भी कोई दिक्कत ना हो। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस कैरेक्टर जो है मेन पर्पल हिबिस्कस में नैरेटर जो है दैट इज काम्बिली अचिके। ये एक्चुअली पूरा जो कहानी है ना, ये एचिके फैमिली का ऊपर बेस करके है। नाइजीरिया का ये सेटिंग है। नाइजीरिया डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में ये सेट है, तो उसमें एक काफ़ी वेल्दी फैमिली है एच की फैमिली, उसी का मेन कैरेक्टर्स है। तो ये नॉवल जो नरेट करता है, जिसका जुबानी से हम लोग ये कहानी जानते हैं, उसका नाम है काम्बिली एचिके। ठीक है, ये एचिके परिवार का बेटी है, 15 साल उम्र है इसका। नेक्स्ट है जाजा, जिसका एक्चुअली नाम है चुकवुको अचिके। ये काम्बिली का बड़ा भाई है, ये 17 साल का है और ये मतलब संतान है, दूसरा संतान है एची के परिवार का। फिर जो सबसे कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर या सबसे डिबेटेबल कैरेक्टर है दैट इज पापा, यानी इन दोनों के पिताजी। इनका एक्चुअल नाम है यूजीन एचिके। ठीक है, ये एक वेल्दी फैक्ट्री ओनर है, अपना न्यूज़पेपर भी चलाते हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए बहुत लड़ाई करते हैं। अपना जो डिक्टेटरशिप है अपना देश में, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अपने ही घर में ये खुद डिक्टेटर बन जाते हैं और अपने बच्चों पे, अपने बीवी पे जुल्म ये करते हैं। ठीक है, और इनको कॉलोनियल प्रोडक्ट बताया गया है, यानी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म जो था नाइजीरिया में लगभग 150 सालों तक, वो इनके जहन में काफ़ी ज़्यादा असर डाला है। ठीक है, ये एफेक्टेड ब्रिटिश एक्सेंट में बात करते हैं और ये मानते हैं कि वाइट जो है वही सुप्रीम है, वो जो करते हैं वही सही है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाता है मामा, यानी ऑब्वियसली इन लोगों की माता। उनका असली नाम है बीट्रिस एचिके। ये भी एक काफ़ी अच्छी वाइफ है। अच्छी वाइफ इसलिए है क्योंकि ये सारा जुल्म सहने के बाद भी जो इनका हस्बैंड है इसका बिट्रेल नहीं करते। ये एक अच्छा हाउस वाइफ है, बच्चों का देखभाल करती है, लेकिन आखिर में चल करके जुल्म का जब इंतहा हो जाता है तब ये और सहन नहीं कर सकती, आखिर में ये अपना हस्बैंड को पॉइजन करके मार देती है। ठीक, नेक्स्ट कैरेक्टर है पापा एनुक्वो। ये है ग्रैंडफादर, किनके, कैम्बली और जजा के ग्रैंडफादर, यानी जो पापा कैरेक्टर है उनके भी पापा। ये गांव में रहते हैं, अब्बा नाम का एक विलेज है, वहाँ पे वो रहते हैं। एकदम ट्रेडिशनल टाइप के हैं, जैसे जनरली मोस्ट ओल्ड एज पीपल जैसे होते हैं, ट्रेडिशनल बिलीफ को पकड़े हुए। ये एक पेगन है। ठीक है, पेगन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे रिलीजियन का रिफ्ट बहुत एक मेजर इशू है। पापा जो है वो कैथोलिक है, स्ट्रॉन्ग कैथोलिक है, और पापा इन्नुको यानी उनके जो पिताजी दादाजी हैं वो एकदम इग्बो कल्चर को मानने वाले, नेटिव कल्चर को मानने वाले हैं। ठीक है, तो इसी वजह से दोनों में बातचीत बंद है। नेक्स्ट कैरेक्टर है आंटी इफियोमा। ये है पापा का सगी बहन, यानी पापा इनको जो दादाजी है उनका बेटी, और इन दोनों का चाची काम्बिली और जजा के। ये एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, काफ़ी ओपन माइंडसेट की है, और ये भी क्रिटिसिज्म करती है गवर्नमेंट का, और ना कि सिर्फ गवर्नमेंट का बल्कि पापा का भी। जहाँ पापा से सब कोई डरते हैं उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने में, ये ओपनली उनका खिलाफ आवाज़ उठाती है। और ये काम्बिली और जाजा ये दोनों बेटे बेटियों को अपना घर में लेके आती है, और इन्हीं का घर में आके इन लोगों को पता चलता है कि असली फैमिली क्या होता है, असली मोहब्बत क्या होता है। सिर्फ डांटने धमकाने से फैमिली नहीं चलता है, इज्जत मोहब्बत रिस्पेक्ट भी देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर जो है दैट इज फादर अमेडी। ये एक नाइजीरियन प्रीस्ट है, और ये भी एक तरीके से आंटी इफियोमा का जो लिबरलिज्म टाइप का ओपन माइंडेड है ना, उसी को वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये है तो ऑब्वियसली मिशनरी बाय प्रोफेशन, लेकिन ये स्ट्रिक्टली वाइट कैथोलिक नहीं है। ये अपने प्रेयर्स में इग्बो सॉन्ग्स भी शामिल करते हैं। ये बच्चों के साथ घुल मिलते हैं, खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, गाना गाते हैं। तो ये एकदम स्ट्रिक्ट जो प्रीस्ट का इमेज है ना, उसके साथ ये फिट नहीं बैठते, लेकिन काफ़ी ये जिंदा दिल है, काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, तो ये सब मेन कैरेक्टर हो गए। कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी हैं, वो जब हम लोग समरी पढ़ेंगे तब आगे समझेंगे। आइए अब समरी को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया है कि नैरेटर है काम्बिली एचिके, जो 15 साल की लड़की है एचिके फैमिली का। ये लोग नाइजीरिया का एनुगु नाम का शहर में रहते हैं। ठीक है, स्टोरी आई मीन नॉवल जो ओपन हो रहा
वो पाम संडे का सीन से ओपन हो रहा कि पाम संडे एक ऑब्वियसली क्रिश्चियन फेस्टिवल है, ये पाम संडे का दिन है। उस दिन पापा जो है सब कोई को, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि वो स्ट्रॉन्ग कैथोलिक है, तो वो ऑब्वियसली चाहते हैं कि सब कोई रिलीजन पे अपना स्ट्रिक्ट रहे, सब कोई चर्च अटेंड करे। तो पाम संडे का दिन तो ऐसे ही त्यौहार है, तो वो बोल रहे हैं कि चलो सब कोई। लेकिन जजा जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है कि नहीं, मैं चर्च में जाके कम्युनियन में हिस्सा नहीं लूँगा। इसकी वजह से पापा बहुत गुस्सा हो जाता है, पापा अपना मिसल उसको फेंक के मारते हैं। और इसी चक्कर में मामा का जो फिगरिन से, फिगरिन मतलब आपका कुछ फिगर्स सेरामिक का बने हुआ कुछ पुतलियाँ, ठीक है, उसको फिगरिन कहते हैं। तो उसका पापा का मिसल लग करके मम्मा का वो जो फेवरेट फिगर्स है वो टूट जाता है। ये है सीन, ये है ओपनिंग सीन। अब ये ओपनिंग सीन के बाद पूरा कहानी चल जाता है फ्लैशबैक में कि ये मतलब ये झमेला, ये झगड़ा क्यों हुआ, जजा ने क्यों रिफ्यूज़ किया कम्युनियन में, पापा ने क्यों फेंक के मारे, इससे पहले क्या घटना हुआ, ये सब फ्लैशबैक में अब आ जाएगा। तो अब बैकग्राउंड दिया जाता है कि पापा जो है ये काफ़ी एक वेल्दी फैक्ट्री ओनर है, ठीक है, ये फिलानथ्रोपिस्ट भी है। फिलानथ्रोपिस्ट यानी ये सोशल वर्क करते हैं, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग कैथोलिक है, बहुत स्ट्रिक्टली ये कैथोलिसिज्म को मानते हैं, ठीक है। और लेकिन घर में ये अथॉरिटेरियन है, घर में ये जुल्म करते हैं, इनका स्ट्रिक्ट रूल चलता है घर में, और घर में सब कोई इनसे बहुत डर के रहते हैं। अपना फ्रीडम किसी को नहीं यहाँ मतलब मिलता है। पापा जो बोलते हैं वही सबको करना पड़ेगा, और ज़रा सा अगर गलती हुआ, ज़रा सा चूक हुआ, तो वो क्या करते हैं, सज़ा देते हैं। सज़ा मतलब ऐसा वैसा नहीं, फिजिकल असॉल्ट वो करते हैं, मारते पीटते हैं, अपना बीवी को भी नहीं बख्शते, अपने बच्चों को भी नहीं बख्शते, बहुत सख्त सज़ा देते हैं। तो उनसे सब कोई डरा हुआ रहता है, एकदम गॉड लाइक फिगर वो है, ठीक है। वो एक न्यूज़पेपर चलाता है जिसका नाम है स्टैंडर्ड, और यही एकमात्र न्यूज़पेपर है जो उस वक्त का जो गवर्नमेंट है ना उसको क्रिटिसिज्म करता है। देखिए, ये नॉवेल जो है थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी बना हुआ है, क्योंकि ये 1985 में नाइजीरिया में जो मिलिट्री coup हुआ था, उसमें एक डिक्टेटरशिप वाला सरकार आया था जो कि काफ़ी करप्ट था, ठीक है। तो उसको ही यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि उस टाइम क्योंकि डिक्टेटरशिप था तो सेंसरशिप था, कोई भी अगर उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो सरकार उसको दबोच लेगा। लेकिन इसके बावजूद स्टैंडर्ड नाम का पत्रिका में पापा निडर होकर के पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए आवाज़ उठाते थे, ठीक है, जिसमें वो नाइजीरियन हेड ऑफ स्टेट को क्रिटिक करते थे। अब यहाँ पे मतलब नॉवेल में तो हेड ऑफ स्टेट इतना ही बताया गया है, लेकिन एक्चुअली आपके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो ये इब्राहिम बैंडिगा का सरकार है, ठीक है, जिसको बिग ओगा का नाम से भी जाना जाता था, जो मैंने अभी बताया 1985 के मिलिट्री coup से आए थे, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि एक मास होता है, अनदर क्रिश्चियन फेस्टिवल। उसके बाद फादर बेनेडिक्ट विजिट करने आते हैं पापा के साथ। ये फादर बेनेडिक्ट कौन है? ये एक वाइट और कंजर्वेटिव मिशनरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि पापा खुद भी एक स्ट्रॉन्ग कैथोलिक है, कंजर्वेटिव है, इसलिए उनको भी कंजर्वेटिव मिशनरी ही पसंद है। और प्लस वो तो वाइट को बहुत सुप्रीम मानते हैं, इसलिए फादर बेनेडिक्ट ही उनको पसंद है। तो वो उनसे आते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन क्या हुआ, इस दौरान मामा जो है वो प्रेग्नेंट रहती है, और वो कार से उतरने के लिए मना करती है कि मतलब उनको जाहिर सा बात है, प्रेग्नेंट औरत को दिक्कत हो ही सकता है, तो कार से वो बोलती है नहीं मैं उतरूंगा, मुझे सही नहीं लग रहा। तो फादर बेनेडिक्ट के साथ मिलने के लिए कार से वो नहीं उतरी, इसलिए उसको मार पड़ता है। कौन मारता है? उनका अपना हस्बैंड। पापा उनको बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, और इतना बुरी तरीके से कि उनका मिस कैरेज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाता है कि काम्बिली जो है इस क्लास में सेकंड आती है, मतलब उसका एग्जाम्स होता है और एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है तो वो क्लास में सेकंड आती है। तो ये पापा को काफ़ी डिसअपॉइंटेड लगता है, क्योंकि पापा को हमेशा हर चीज़ एक्सट्रीम चाहिए, एक्सेलेंट चाहिए, परफेक्ट चाहिए। फर्स्ट वो क्यों नहीं आई, सेकंड क्यों आई? तो इस डर से बेचारी डरी हुई रहती है कि अब पापा तो मुझसे खुश नहीं हुए तो क्या मुझे मार पड़ेगा, मुझे क्या होगा, मतलब हमेशा एक जहमी जहमी सी रहती है, ठीक है। हालांकि जाजा और काम्बिली दोनों ही बहुत ही एक्सेलेंट स्टूडेंट हैं। ये लोग बोलते बहुत कम है, घर में बातचीत बहुत कम करते हैं, ऑब्वियसली पापा का डर से सब चुप रहते हैं, लेकिन ब्रिलियंट ये लोग बहुत हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि सब कोई पापा मामा काम्बिली और जाजा सब मिलके चलते हैं गांव में। कहाँ? जहाँ पे दादाजी है, पापा इन वो है उनका होम विलेज जिसका नाम है अब्बा। वहाँ पे ये लोग जाते हैं सब क्रिसमस मनाने, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि पापा के साथ दादाजी का बातचीत नहीं है रिलीजियस रिफ्ट की वजह से, तो वो बिल्कुल कोई बात नहीं करते। हालांकि जाजा और कम्बिली को इजाज़त मिलता है, वो दोनों जाके दादाजी से मिलते हैं। पहले पहले तो उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, और काम्बिली को खास करके लगता है कि ये सच में पेगन है, ये हम लोग का बिलीवर नहीं है, ये विधर्मी है, तो इनसे मिलना सही होगा कि नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब वो देखता है कि नहीं अच्छे इंसान है, तब उसको भी और कोई इशू नहीं रहता, कंफर्टेबली वो अपने दादाजी से मीट करता है।
अब नेक्स्ट यहाँ इंट्रोडक्शन होता है आंटी इफियोमा का, जो कि एक विडोड सिस्टर है, यानी उनका हस्बैंड का डेथ हो चुका है और पापा के वो सगी बहन है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ नाइजीरिया में वो प्रोफेसर हैं और उनका 3 बच्चे हैं, अमेका, ओबियोरा और चीमा। ये माइनर कैरेक्टर, इनके बहुत ज़्यादा कुछ रोल नहीं है, आप हालांकि नाम याद रख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अब ये क्या है, ये फियरलेसली क्रिटिक करती है पापा का भी, गवर्नमेंट का भी। मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में बताया था कैरेक्टर का। तो ये एकदम निडर है, ये जो जहाँ अन्याय देखती है ये उसका प्रतिवाद करती है। ठीक है, और ये जाजा और काम्बिली को लेकर के एक इग्बो फेस्टिवल में जाती है, जो कि ऑब्वियसली पापा को बिल्कुल गवारा नहीं पड़ता है। वो स्ट्रॉन्ग कैथोलिक है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चों को मतलब कुछ नॉन क्रिश्चियन एनवायरनमेंट में लेके जाया जाए, लेकिन इफियोमा फिर भी लेके जाती है। क्रिसमस अगला दिन होता है और क्रिसमस का लिए ओकेशन में पूरा विलेज को पापा अपने खर्चा से फीस्ट कराते हैं। ठीक है, लेकिन इस बहुत अच्छा और खुशनुमा माहौल में भी एक वायलेंस दिख ही जाता है। काम्बिली को सज़ा मिलता है। क्यों काम्बिली को सज़ा मिलता है? क्योंकि उसने यूकैरिस्ट फास्ट के दौरान, यूकैरिस्ट फास्ट एक क्रिश्चियन प्रथा होता है जहाँ पे उपवास रखना पड़ता है, ओके, फॉर होली रीजंस। तो उस यूकैरिस्ट फास्ट के दौरान भी काम्बिली ने खाना खाया था। क्यों? क्योंकि उसको पेन किलर खाना था। अब बिना खाना खाए तो वो पेन किलर खा नहीं सकती, तो खाना खा के पेन किलर उसने लिया था। और पेन किलर भी क्यों लिया था? बिकॉज हर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, तो ये काफ़ी स्वाभाविक होता है हर लड़कियों के लिए, और इसी दर्द की वजह से ही वो पेन किलर ली, थोड़ा खाना खा के। लेकिन इस गलती का सज़ा उसको कैसे मिला? बहुत ही बेरहमी से उसको पीटा गया पापा के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे पापा कितने डरावने कैरेक्टर है और कितने हर छोटा छोटा बात में वो अपना वायलेंस प्रयोग करते हैं और अपने ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न वो ज़रा सा भी नहीं दिखाते। ठीक है, अब आंटी क्या करती है? आंटी इफ्यूमा वो पापा को कन्विंस करती है कि सुनो, तुम एक काम करो, अपने बच्चों को मेरे यहाँ रहने भेज दो, कुछ मतलब अच्छा लगेगा उन लोगों को भी। तो पहले तो पापा नहीं मानते, लेकिन बाद में चलो वो राजी होता है, चलो ठीक है जाओ घूम के आओ, कोई बात नहीं, अपना ही चाची के घर है, कोई टेंशन का बात नहीं है। जब ये दोनों जाते हैं, जाजा और काम्बिली, अपने आंटी के घर, तब वो लोग को असली मतलब पता चलता है। वो ये लोग के लिए ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट बन जाता है। ठीक है, कि फैमिली क्या होता है, परिवार क्या होता है, परिवार में कैसे रहने दिया जाता है, कैसे स्पेस दिया जाता है, कैसे प्यार मोहब्बत आपसी में बनता है, ये उन लोगों को पहली बार जाके पता चलता है। हालांकि उसका घर में मतलब उसका पापा तो बहुत ही वेल्दी फैक्ट्री ओनर है। इफियोमा का फिनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, वो रिलेटिवली पुअर है। लेकिन बच्चों को जो सबसे ज़्यादा पसंद आता है कि उसका घर में हमेशा हंसी का आवाज़ आते रहता है, खुशनुमा माहौल बना रहता है। ये चीज़ उन लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और अब यहाँ पे आता है वो सिंबल जिससे ये पोएम का सॉरी इस नॉवेल का टाइटल बना है, दैट इज पर्पल हिबिस्कस। हिबिस्कस एक काइंड का फ्लावर होता है। हालांकि वो पर्पल नेचुरली होता नहीं है, वो नेचुरली रेड होता है। ठीक है, लेकिन पर्पल कैसे उन्होंने किया? उनका एक बोटेनिस्ट फ्रेंड था इफियोमा का, उनको बुला करके उन्होंने पर्सनली कस्टमाइज करके ये पर्पल हिबिस्कस अपने गार्डन में लगाया था। तो ये पर्पल हिबिस्कस देख करके जाजा को और काम्बिली को दोनों ही काफ़ी इंप्रेस होते हैं। जाजा खास करके बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है, और इसी से उसको धीरे धीरे पता चलता है कि उसका अंदर गार्डनिंग के लिए एक पैशन है, गार्डनिंग की एक प्यार है, और धीरे धीरे वो गार्डनिंग में इंगेज हो जाता है। अब ये पर्पल हिबिस्कस जो है यहाँ पे एक फ्रीडम और लिबर्टी का सिंबल के तरीके से काम करता है। क्यों? क्योंकि यही सबसे पहले जाजा और काम्बिली में एक फ्रीडम का सेंस लाता है, एक अपना पसंद चुनने का सेंस लाता है, अपना हिसाब से जीने का एक छोटा सा ही सही लेकिन इंस्पिरेशन देता है। इसलिए पर्पल हिबिस्कस पूरा नॉवल में क्या बन के रह जाता है? होप एंड फ्रीडम का सिंबल। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि फादर एमेडी यहाँ पे आते हैं उनका घर में डिनर में ज्वाइन करने। किसका घर में? इफियोमा का घर में। अब जैसे ही इफियोमा का घर में फादर एमेडी आते हैं तो जाजा और काम्बिली दोनों ही उनसे मिलते हैं। काम्बिली को खास करके ये अट्रैक्टेड फील होता है फादर एमेडी से, क्योंकि वो यंग है, हैंडसम है, ठीक है, और बहुत ही उससे भी ज़्यादा बड़ा बात जो है वो ओपन माइंडेड है, दिल खुला किस्म का इंसान है। तो काफ़ी अलग टाइप का कैरेक्टर है, तो अट्रैक्ट करता है। इसका बाद क्या होता है कि एक दिन अगला दिन सुबह वो पापा एन्नुकू को यानी अपने दादाजी को काम्बिली देख लेती है। क्या करते हुए? एक कैथोलिक कन्फेशन करते हुए। ठीक है, मतलब एक्चुअली तो वो कैथोलिक तो है नहीं, वो तो अपना ट्रेडिशनल रिचुअल करते हैं, लेकिन उनका भी मॉर्निंग रिचुअल जो है वो काम्बिली को लगता है कि जैसे कैथोलिक कन्फेशन जैसा ही है। तो यहाँ पे एक जो चीज़ मैसेज देने का कोशिश किया जा रहा है कि जो रिलीजियस रिफ्ट की वजह से पापा और दादाजी में बातचीत बंद है,
वो एक्चुअली उतने मायने नहीं रखता। काम्बिली का नज़र में कैथोलिक कन्फेशन भी वैसा ही वैलिड है, उतना ही वैलिड है जितना पापा इन्नुक्वो का ये नेटिव रिलीजियस रिचुअल। ठीक है। अच्छा, अब इस टाइम पे पापा इन्नुक्वो काफ़ी ज़्यादा सिक भी हो जाते हैं और सिक होने के वजह से ही उनको घर में आके रखा जाता है। इफ्योमा, हालांकि पापा को इफ्योमा ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि दादाजी को हम आके अपने घर में रख रहे हैं, लेकिन उसको पापा को बिना बताए ही दादाजी को आके घर में रखते हैं। और क्योंकि दादाजी को आके घर में रखते हैं तो इसीलिए ये अगला दिन काम्बिली देख पाती है ये मॉर्निंग रिचुअल कर रहे हैं। ठीक है। और अमाका यानी इफ्योमा का जो संतान है वो दादाजी का एक पेंटिंग बनाने लगता है। ठीक है। जो ये पेंटिंग आगे चल करके वो गिफ्ट कर देगा काम्बिली को। तो अब पापा को धीरे लेकिन पता चल जाता है कि उनके जो पिताजी है यानी दादाजी वो सिख है और उनको घर में ला करके रख दिया है इफ्योमा ने। ये बात उनको बिल्कुल नहीं पसंद पड़ता क्योंकि पिताजी मतलब दादाजी क्या है, वो है पेगन, वो है नॉन क्रिश्चियन, और एक नॉन क्रिश्चियन के साथ उनका अपना बच्चा रहेगा ये वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, भले ही वो अपना दादाजी ही क्यों ना हो, वो अपना खून खानदान ही क्यों ना हो। तो वो जाहिर सा बात है वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, मेरे बच्चा वो लोग वहाँ नहीं रहेगा, हम उनको घर लेकर के आएंगे। ठीक है। अब क्या होता है कि इसी बीच में फादर अमेडी फिर से मिलते हैं काम्बिली से, और वो दोनों मिलकर के एक लोकल स्टेडियम में जाते हैं। वहाँ जाकर के दोनों एक दूसरे को चेज करते हैं, दौड़ लगाते हैं, और वो काम्बिली को थोड़ा सा मतलब टॉक करने के लिए भी, बातचीत करने के लिए भी मतलब इनकरेज करते हैं, अपना बात खुल के रखने के लिए, इतना सहमा सहमा डरा डरा ना रहने के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि काम्बिली काफ़ी चुपचाप रहती थी अपना फादर का ट्रॉमा की वजह से, तो उसको इनकरेज करते हैं, पॉजिटिवली उसको कोशिश करते कि वो ओपन अप करे। अच्छा, इसी बीच में क्या होता है कि दादाजी का मृत्यु हो जाता है नींद में। ठीक है। अगला दिन सुबह जब उठता है तब सबको पता चलता है कि ही हैज़ डाइड। ठीक है। अब ये पता चलने के बाद क्या होता है कि काम्बिली को अमा का वो पेंटिंग दे देता है जो उसने दादाजी का पेंटिंग बनाया था वो गिफ्ट कर देता है, और पापा भी इन दोनों को लेके चल जाते हैं। लेके तो चल जाते हैं, लेकिन जब ये अपना घर वापस आते हैं तो इनको बहुत सख्त सज़ा मिलता है। इस वजह से कि पेगन दादाजी के साथ ये लोग रहा, इस वजह से ये लोग का पैर में गर्म पानी उड़ेल दिया जाता है, दोनों का ही पैर में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना वायलेंट और कितना रूथलेस आदमी है। ठीक है। अब इसके बाद पापा जो है वो डिसाइड करते हैं कि अपना स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में वो एक कंट्रोवर्शियल स्टोरी रन करेंगे। किस बारे? ये डिक्टेटरशिप के बारे। ठीक है। कोई खबर उनको मिला है जो कि कंट्रोवर्सी फैला सकते हैं, उसको वो रन करेंगे। अपने एडिटर एड कोकर के साथ मिल करके वो ये कैंपेन करते हैं, ये बातचीत करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि बहुत जल्दी ही एड कोकर का असैसिनेशन हो जाता है एक लेटर बॉम्ब के साथ। अब ये एड कोकर का जो चरित्र है ना, ये रियल लाइफ नाइजेरियन जर्नलिस्ट डेला गिवा के ऊपर बेस करके है। डेला गिवा ने भी ऐसे ही रिपोर्टिंग करने का सोचा था, लेकिन उनका भी लेटर बॉम्ब से असैसिनेशन हो गया था 1986 में। बिकॉज ऑब्वियस सा बात है, कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगा उसका पर्दाफाश, और खास करके ऐसा डिक्टेटर गवर्नमेंट, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है कि ओल्ड डैड का यानी दादाजी का जो पेंटिंग था जो अमाका ने गिफ्ट किया था काम्बिली को, वो काम्बिली और जाजा एक दिन मिलकर के छुप छुपा के देखते हैं, और ये नज़र पड़ जाता है पापा को। अब आप समझ ही सकते हैं, पापा को फूल माला तो पहनाएंगे नहीं, पिटाई जुटेगा। पिटाई मिला, और इतना दर्दनाक और बेरहम पिटाई मिला कि काम्बिली को हॉस्पिटलाइज करने पड़ा, वहीं उसका होश आया। ठीक है। फिर कुछ दिन बाद ये दोनों जाजा और काम्बिली दोबारा चल जाता है आंटी के वहाँ, इफियोमा के वहाँ इनसुक्का में। ठीक है। क्यों? क्योंकि एक बार उन लोगों को पता चल गया है कि असली घर क्या होता है, असली प्यार क्या होता है, असली लिबर्टी क्या हो जाती है। एक बार आपको लिबर्टी का स्वाद मिल जाएगा ना, आप बंधे हुए पिंजरे में कैद नहीं रह सकेंगे, चाहे उसके लिए आपको जो कीमत पेश करना पड़े आप करेंगे। तो इसलिए ये लोग दोबारा चल गया आंटी का वहाँ। अब लेकिन सब चीज़ बदल चुका है। क्यों बदल चुका है? क्योंकि इफियोमा ने अपना जॉब खो दिया है। क्यों खो दिया है? क्योंकि उसने ये जो सोल एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी ऑब्वियसली द गवर्नमेंट, द डिक्टेटर गवर्नमेंट, उसका खिलाफ उसने क्रिटिसाइज किया था, उसके खिलाफ उसने पब्लिक स्पेस में कुछ बोला था। इसका बदला लेने के लिए गवर्नमेंट का द्वारा जानबूझ करके स्टूडेंट राइट करवाया जाता है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी बंद हो जाता है और उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि उसका फ्लैट को पूरा तरीके से लूट पाट भांगचूर मचाया जाता है, और उसको डरा दिया भी जाता है, धमकियां भी दी जाती है कि अगर यहाँ से नहीं चले गए तो जान मार दिए जाओगे। ठीक है। अब इसका बाद क्या होता है कि एक दिन बाद फिर मामा दोबारा आती है यहाँ, लेकिन
लेकिन यहाँ आने के बाद क्या होता है कि उनका मतलब आने के बाद नहीं, आने से पहले ही हो चुका होता है एक दूसरा मिसकैरेज। और ये दूसरा मिसकैरेज भी किस वजह से, क्योंकि पापा ने उनको दोबारा मारा था। तो आप समझ सकते हैं कि इस नॉवेल में ही सिर्फ दो बार उनका मिसकैरेज क्यों हुआ, क्योंकि उनका हस्बैंड ने उनको बेरहमी से बेदर्दी से मारा था। तो कितना जुल्म वो सह रही है, अभी भी वो बर्दाश्त कर रही है। ठीक है, अब ये सारा इंसिडेंट होने के बाद पापा क्या करते हैं, सबको लेकर के चल जाते हैं घर वापस अपना एनुगु शहर में पाम संडे मनाने के लिए। अब आप रिलेट कर पा रहे हैं, इतना सारा जो घटना बताया गया, अब ये जा रहा पाम संडे का दिन, जो पाम संडे का घटना से ही ये नॉवेल का शुरुआत हुआ था, जिसके बाद ये फ्लैशबैक में चल गया था। अब तो आप सबको पता ही है कि पाम संडे के दिन क्या हुआ था, कि जाजा जो है वो मना कर दिया था कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा कम्युनियन में। तो पापा गुस्सा होकर के अपने मिसल फेंक के मारे थे। तो मम्मा का जो बहुत प्यारा फिगरिन्स था, वो सिरेमिक डॉल वाला पुतला, वो टूट गया था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक फिगरिन टूटने का एक सिंबल है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फिगरिन सिरेमिक डॉल है ना, ये सबमिसिवनेस को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि जब भी पापा मम्मा का ऊपर कोई शारीरिक अत्याचार करती थी, तो मम्मा हमेशा ये पॉलिश किया करती थी, इनके जो फिगरिन्स है ना, इनको पॉलिश किया करती थी। क्योंकि कोई भी है ना टॉक अलाउड नहीं करता था, कोई भी ओपन वॉइस में बोलता नहीं था कि जैसे मान लीजिए आप काम्बिली के ऊपर भी अत्याचार हुआ, या जाजा के ऊपर भी अत्याचार हुआ, या मम्मा के ऊपर भी अत्याचार हुआ, सब जान रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर अत्याचार हो रहा, लेकिन कोई ओपनली ये बोल नहीं रहा कि मुझे आज पापा ने मारा, कि मुझे आज पापा ने पीटा, कोई नहीं बोल रहा। तो ये एक इनडायरेक्टली हिंट करने के लिए वो पॉलिश करती थी। तो ये टूट जाना, ये मतलब एक तरीके से बयां करता है कि अब उनका ये जो सबमिसिवनेस है, या अब उनका ये जो अत्याचार सहना है बिना कोई बात बोले, इसका सब्र टूट चुका है अब, और वो अत्याचार नहीं सहेगी। और सच में ये होता भी है। पाम संडे का बाद अचानक से घर का जो माहौल है उसमें बदलाव नजर आता है, डर कम हो जाता है, साइलेंस कम हो जाता है। ठीक है, और सब कोई अपना अपना हिसाब से रिबेलियन करना शुरू करता है पापा के खिलाफ। जाजा क्या करता है, वो सबसे ज्यादा ओपनली रिबेलियस होता है, वो बात ही करना बंद कर देता है पापा के साथ। ठीक है, और चर्च विजिट करने से तो वो साफ साफ इनकार कर ही देता है। ठीक, अच्छा इसके बाद इफियोमा को भी फायर कर दिया जाता है जॉब से, और फाइनली वो प्रिपरेशन लेती है कि चलो ठीक है मैं अमेरिका जाके सेटल होंगी, और जो है वीज़ा के लिए वो अप्लाई करती है, और एक आखिरी बार के लिए वो जाजा और काम्बिली को बुला लेती है इन सबको अपने पास कि एक बार मिल लेंगे, और ये लोग भी खुशी खुशी चल जाते हैं। ये लोग को तो आंटी का घर पसंद है ही। अब यहाँ पे जा करके काम्बिली क्या करती है, एमैडी के लिए यानी जो वो नाइजीरियन प्रीस्ट था, उनके लिए अपना जो उसका प्यार था दिल में, वो कन्फेस करती है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि एमैडी तब तक मिशनरी वर्क के लिए जर्मनी निकल चुका होता है। हालांकि उन दोनों का इससे मतलब रिश्ता तो नहीं टूटता, बाद में उन लोगों का मतलब रिश्ता भी चलते रहता है, कांटेक्ट रहता है, बट वो एक जो प्यार है वो पूर्ण नहीं हो पाता। ठीक है, इस सिचुएशन की वजह से। अब इसी बीच में एयोकपे नाम का एक जगह है, वहाँ पे पिलग्रिमेज के लिए लेके जाती है आंटी इफियोमा इन दोनों बच्चे को, जाजा और काम्बिली को। अब यहाँ जाके पिलग्रिमेज में काम्बिली का एक विजन होता है। विजन में वो क्या देखती है, वर्जिन मैरी को देखती है। इसी का थ्रू उसको क्या होता है, रीअफर्मेशन ऑफ हर कैथोलिक फेथ होता है। ठीक है, जो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी पे वो बिलीव करती है, वो बिलीफ एक बार दोबारा से ताज़ा हो जाता है। लेकिन जाजा जो है वो अपना क्रिश्चियनिटी, वो अपना बिलीफ, वो अपना रिलीजियस फेथ पूरी तरीके से लूज कर देता है, वो इस ये सब से परे उठ जाता है। ठीक है, अब वीज़ा उनको मिल चुका होता है इतना देर में इफियोमा को, और वो नाइजीरिया लीव करने का प्रस्तुति लेती है। इसी बीच में आता है नॉवेल का क्लाइमैक्स। सबको पता चलता है कि पापा का मृत्यु हो गया है। कैसे? कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं। सब कोई दौड़े भागे जाते हैं घर में, जो एनुगु में उन शहर में उन लोग का अपना घर था, वहाँ पे जाते हैं, और जा करके वो लोग को पता पड़ता है कि डेस्क में पापा मरे हुए पड़े हैं। ठीक है, उनका ऑटोप्सी होता है। ऑटोप्सी यानी एक पोस्टमार्टम किस्म का आप समझ सकते हैं। उसका बाद जब ऑटोप्सी का लिए चल जाता है, उसके बाद मम्मा ये कन्फेस करती है कि उन्होंने ही पॉइजन दिया था पापा को। क्यों? क्योंकि वो उनका अत्याचार और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने पॉइजन दे दिया। अब पुलिस आता है, और जाहिर सा बात है कि इसका लिए जो दोषी है मामा उनको तो अरेस्ट करके लेके जाएगा। लेकिन अहम वक्त में जजा जो है वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों में ले लेता है मम्मा को बचाने के लिए, और मम्मा का जगह जजा को अरेस्ट करके पुलिस लेके चल जाता है। अब नॉवेल अपना एंड में आता है। 3 साल का बाद एक सीन दिखाता है जहाँ पे
कामबिली अपने मम्मा को लेकर के विजिट करने जाती है जजा को, जो प्रिजन में है, और उसको बताती है, खुशखबरी देती है कि बहुत जल्दी ही तुम रिलीज होने वाले हो। तो ये एक ऑप्टिमिस्टिक वे में नॉवल एंड होता है। और इसके साथ ही एक दूसरा ऑप्टिमिस्टिक न्यूज़ भी आता है कि हेड ऑफ द स्टेट, जो कि नाइजीरियन मतलब डिक्टेटर था, उसका भी मौत होता है। तो इस तरीके से दो चीज़ों के ज़रिए, दो ऑप्टिमिस्टिक इमेजेस के ज़रिए एक मतलब होपफुल फ्यूचर का सपना दिखाया जाता है। तो एक कि जजा प्रिजन से मुक्ति पाएगा, तो एक तरीके से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो जंजीरों से आज़ाद होगा ये। और एक जो डिक्टेटरशिप था उसका मौत हुआ। अब देखिए दोनों डिक्टेटरशिप का मौत हुआ, एक जो फेमिलियल डिक्टेटरशिप था पापा, उसका भी मौत हुआ, और एक जो पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप था हेड ऑफ द स्टेट, उसका भी मौत हुआ। तो अब सारा जंजीरें खत्म हो जा रहा है, सारा लिबर्टी और फ्रेटर्निटी अब निकल के आ रहा है। और यहाँ पे वो ये भी बोलती है कामबिली कि जजा तुम जब निकल के आओगे तो हम लोग अपने गार्डन में है ना पर्पल हिबिस्कस दोबारा प्लांट करेंगे। तो ये दोबारा वो एक होप का इमेजरी के वो जगा देती है। ठीक है, तो ये था पूरा नॉवल का समरी। आशा करता है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट कोई भी चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए हो, पोएम, प्रोज, नॉवल, ड्रामा, कोई भी चीज़ पे, तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन कीजिए, उसमें हम लोग जल्दी से जल्दी वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज स्टे